Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। वहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई मुहिम स्वयं प्रभा के तहत मैंने जिस कोर्स को प्रपोज़ किया है उसका टाइटल पब्लिक पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है। यानी भारत में लोक नीति, प्रशासन, विकेंद्रीकरण और प्रशासन। और इसके अंतर्गत मैंने 20 लेक्चरों का एक पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है और जिसमें इन तीनों विषयों, विशेष रूप से लोक नीति, विकेंद्रीकरण और जो प्रशासन है उसके अलग अलग पहलुओं को टच करने की कोशिश की गई है। जैसे लोक नीति के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उन सारे डायमेंशंस को बहुत रीसेंट जो लिटरेचर है उनके साथ जोड़ के प्रस्तुत किया गया है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स की बात की गई है, अप्रोचेस की बात की गई है, डिफरेंट स्टेजेस की बात की गई है। पब्लिक पॉलिसी का स्टडी क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि विद इन पॉलिटिकल साइंस पब्लिक पॉलिसी इज़ वन ऑफ द डायनेमिक फील्ड। सो वाई वी शुड स्टडी पब्लिक पॉलिसी सीरियसली। हमें लोक नीति का अध्ययन क्यों गंभीरता से करना चाहिए, यहाँ जॉब का क्या ओरिएंटेशन है, सेक्टरल स्टडी किस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया गया। आप शुरुआती कक्षा को देखेंगे तो, और जिससे आपको एक आगे की भविष्य की भी सुगबुगाहट का पता चलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो डिसेंट्रलाइजेशन का था। सेंट्रलाइजेशन के विपरीत एक दूसरी शब्दावली है जिसका आशय जो है वो सरकार और सत्ता में जो है शक्तियों का, कार्यों का हस्तांतरण है, केंद्रीय स्तर से लोकल स्तर के बीच में। तो विकेंद्रीकरण के तहत भी हम जानते हैं कि पूरा जो ये गांधीयन फ़िलॉसफी है, गांधी के महासागरीय वृत्त में को अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको विकेंद्रीकरण का एक बहुत शुरुआती डेफिनेशन मिलेगा। साथ में गांधी के अलावा, गांधी की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर ही भारतीय संविधान में भी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के तहत डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज को मजबूत करने की बात की गई। और फाइनली डिफरेंट कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के बाद, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज संस्थानों और नगर निगम को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन एकेडमिक राइटिंग के थ्रू हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हमें ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे जो है वो बेटर आउटकम लेके आता है, बेहतर परिणाम लेके आता है। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, एंड फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन कैसे डेमोक्रेटाइजेशन को भी आगे बढ़ाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत विस्तृत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रोफेसर सत्यजीत सिंह की किताब है इसमें, द लोकल इन गवर्नेंस, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के सारे वास्ट एरियाज़ को कवर किया गया, उसको रेफ़र किया गया आपके सामने। और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा एक मॉडल है, फेजलर का मॉडल, उसको भी विस्तार से बताया गया। तो अपने आप में ये बहुत यूनिक कोर्स है जब आप इसको उस तरह से पढ़ेंगे तो। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत उसके जो अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण पक्ष है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, दो टर्म है, एक है सोशल और एक है वेलफेयर और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर इज़ वन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सेकंड। सोशल वेलफेयर अमूमन सामाजिक कल्याण की जब हम बात करते हैं तो इसका आशय है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सरकारों से जब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्थिक जो है वो नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें गई, तब जिस तरह का राज्य हम
परिकल्पित कर रहे थे वो कल्याणकारी राज्य था, वो वेलफेयर स्टेट था। तो वेलफेयर स्टेट अपनी आम जनता के लिए वो क्या करेगा? वो आम जनता के लिए बिजली, पानी, सड़क, आम जनता के लिए खेती बाड़ी, आम जनता के रोजगार के लिए उद्योगों का निर्माण, ये सब जब कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आ रहा था। तो क्योंकि कल्याण करना है आपको आम जनता को, उसके इंस्पिरेशन को फुलफिल करना है, तो इसीलिए सोशल वेलफेयर का जो पूरा तरकीब है, पूरा जो स्ट्रैटेजी है, पूरी जो रणनीति है, जो कोई विकासवादी राज्य करना चाहता है, उसमें प्रशासन का अगर जो है रूप जुड़ जाता है तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो जो पूरी तरकीब है, पूरी नीति है, पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको और हम कैसे बेहतर तरीके से करें, कैसे व्यवस्थित तरीके से करें, कैसे रणनीतिक पूर्वक तरीके से करें। और ऐसा तभी हो सकता है किसी भी नीतियों को, जब हम कहते हैं कि हम रणनीतिक तौर से करें, अगर हम उसे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी को एक जिम्मेदारी देते हैं कि नाउ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, यानी जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके क्षमता पर निर्भर करती है, आपको इसको करना है। तो आप देखिएगा कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा एक बहुत अलग अलग पक्ष आपको नज़र आएगा, बहुत अलग अलग संदर्भ नज़र आएगा। जब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योरी से समझना चाहते हैं कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, किस तरह से ये डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स, दशकों से कैसे ये विकास हुआ है, तो हमें एक अलग तरह का संदर्भ इसमें जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की, यानी कि जो पूरा सोशल वेलफेयर है उसका कंसेप्ट किस तरह से आगे बढ़ता है। एक स्कॉलर हैं रिचर्ड एम टेटमस। रिचर्ड एम टेटमस ने 1948 में डिफाइन किया है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोशल सर्विसेज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो सामाजिक कल्याण प्रशासन को मोटे तौर पर उन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की स्थिति में सुधार करना है। यानी ये एक ऐसा सर्विस है जिसका अंतिम उद्देश्य है क्या, कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की स्थिति में सुधार करना, उसके जीवन में कल्याण का प्रवाह करना, उसके जीवन को बेहतर बनाना। तो रिचर्ड टिटमस का ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अपार्ट फ्रॉम रिचर्ड टिटमस, सेकेंड वन इज डीवी डॉनिंसन। जो डॉनिंसन ने 1961 में जो परिभाषा दिया है सोशल वेलफेयर का, अकॉर्डिंग टू हिम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल सर्विसेज। यानी डॉनिसन कहते हैं कि समाज कल्याण क्या है, प्रशासन को सामाजिक सेवाओं के विकास, संरचना और प्रथाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित इसको आप कर सकते हैं। जो स्टडी है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल सर्विसेज, यानी सोशल सर्विसेज का किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से उसकी संरचना आई है, किस तरह से व्यवहार में लाया गया है, इन सब का अध्ययन जो है वो क्या है, सोशल वेलफेयर है। अगले जो स्कॉलर है वो है फॉर्डर। फॉर्डर 1974 में इन्होंने अपना विचार रखा है और फॉर्डर कहते हैं कि इट इज कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज एंड पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल सर्विसेज, यानी जो सोशल वेलफेयर है वो प्रशासन में सामाजिक सेवाओं के विकास, संरचना और शैक्षणिक अध्ययन के बारे में ये बताता है कि कैसे जो है स्टडी किया जाएगा सोशल वेलफेयर का, इसके अध्ययन को फोकस करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से रिचर्ड टिटमस ने 1948 में बताया ये कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल को बेहतर करता है। डॉनिंसन ने बताया कि ये द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल सर्विसेज है, और फॉर्डर ने बताया कि ये कैसे जो है स्टडी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज है, यानी लोक कल्याण का अध्ययन है। उसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अगर आप देखते हैं तो वो 1972 में आता है, और 1972 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार समाज कल्याण कानूनों और संस्थाओं की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकारें अपने नागरिकों की
आर्थिक और सामाजिक कल्याण करने तथा उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करती है। मतलब सरकार क्या कर रही है, नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण देने और उसको बढ़ावा देने का प्रयास करती है। और आमतौर पर यह बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी और वृद्धावस्था के खिलाफ गठित सामाजिक बीमा के विभिन्न रूपों पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। या तो आप बेरोजगार हैं, या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, या तो बीमार हैं, या ओल्ड एज हैं, उन सबको एक तरह से जब आप सहायता करते हैं, मतलब आप सोशल इंश्योरेंस कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक बीमा आप कर रहे हैं। तो सामाजिक बीमा के संदर्भ में भी जो है इसको देखने की कोशिश की गई है। हेवुड, एंड्रू हेवुड एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनकी कई किताबें बहुत प्रख्यात है। पाश्चात्य लेखक हैं, लेकिन बहुत संजीदगी से पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टेक्स्ट को वो लिखते हैं। अगर आप देखें तो हेवुड ने दरअसल आर्ग्यूमेंट किया इन द फेवर ऑफ वेलफेयर, और वो जो है जो जन कल्याण है उसके पक्ष में वो आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आते हो। आर्ग्यूमेंट करते हुए हेवुड ने कहा है कि सामाजिक कल्याण सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यानी जो सोशल वेलफेयर है वो सोशल सॉलिडारिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है। इससे समाज में नागरिकों का दावा तथा बुनियादी सामाजिक सहायता सुनिश्चित होती है। इससे सोसाइटी में क्या होता है कि नागरिकों का दावा, यानी एज ए सिटीजन हमारा क्या राइट है, हमारा क्या इंटाइटलमेंट है, उसको मजबूत करता है। साथ ही बुनियादी सामाजिक सहायता करता है, यानी बेसिक जो सोशल सब हेल्प है उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा वो कहते हैं कि यह स्वतंत्रताओं का विस्तार के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। स्वतंत्रता का विस्तार हो रहा है कि लोगों को गरीबी से बचाया जा सके, ऐसी परिस्थितियां तैयार की जा सके जिससे लोगों की उसकी क्षमताओं का विकास हो। जब हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम आपको सोशल वेलफेयर कर रहे हैं ताकि आप स्वतंत्र हो जाइए। स्वतंत्र किससे हो जाइए? स्वतंत्र हो जाइए ताकि जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो 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 जड़ता है, जो समस्या है, उससे निकलिए। और जब आप उससे निकलते हैं, जब आप उससे निकल के आगे बढ़ते हैं तो आप अपना क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। तो उस विकास के दृष्टिकोण से भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सामाजिक वंचनाओं, सोशल डिप्राइवेशन के प्रभाव को चुनौती देते हुए जरूरतमंदों की मदद कर समाज में समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यानी सोशल जो डिप्राइवेशन है, सामाजिक वंचना का क्या अर्थ होता है? सामाजिक वंचना का अर्थ होता है समाज में जब एक व्यक्ति बहुत अच्छे स्थिति में है और दूसरा व्यक्ति बहुत खराब स्थिति में है, तो सामाजिक तौर पे किसी एक खास वर्ग को जब आप हीन कहते हैं, किसी खास वर्ग को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हैं, किसी खास वर्ग को की आप इज्जत नहीं करते हैं, उनकी गरिमा को आप नहीं समझते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पाता है। वो अपने आप को जो है वो साइड लाइन महसूस करता है, वो सामाजिक रूप से वंचना का शिकार खुद को समझता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब आप मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उन्हें विकास के जो साधन है, विकास के जो लाभ है, विकास के जो उद्देश्य हैं, वो उन्हें प्रदान करते हैं, तो ये एक रियल अर्थ में जो है वो वेलफेयर है। तो आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग सिचुएशन के बारे में बोला। पहला तो बोला कि सोशल सॉलिडारिटी बढ़ता है, नेशनल इंटीग्रिटी होता है। दूसरा उन्होंने इसको स्वतंत्रता के साथ जोड़ के देखा कि मतलब हम अपने बेड़ियों से स्वतंत्र हो रहे हैं, हम जो सामाजिक रूप से अकल्याण है उससे हम सामाजिक रूप से कल्याण बन रहे हैं, और जैसे ही कल्याण बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे हम अपनी क्षमताओं का, अपना जो हमारा पावर है, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो योग्यता है, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं। तो मतलब आप एक वंचित स्थिति से आप गैर वंचित स्थिति में जा रहे हैं, आप जो है पिछड़े स्थिति से आप बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, आप जो है विपन्न स्थिति से आप संपन्न स्थिति में जा रहे हैं। तो एक तरह से ये भी आपका ओवरऑल जो है क्या है, एक प्रगति है। एंड फाइनली जो ये कह रहे हैं कि जो सोशल डिप्राइवेशन है उससे भी आप बाहर निकले। सोशल डिप्राइवेशन कैसा? सोशल डिप्राइवेशन सोसाइटियल जो आपको बाइकॉट है, सोसाइटियल जो आपको निग्लिजेंस है, सामाजिक तौर से जो आप जिस
मतलब उपेक्षा के शिकार हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो समाज आपको अलग नजरिए से देखता है, अगर आप पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से हीन हैं तो समाज आपको अलग नजरिए से देखता है, अगर आप बूढ़े हैं और असहाय हैं, कोई आपकी मदद के लिए नहीं है तो समाज आपको अलग तरीके से देखता है। तो ये जो एक सोशल डिप्राइवेशन है, जो सामाजिक वंचन की स्थिति है, उससे बाहर निकलना भी एक तरह से सामाजिक कल्याण की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसकी तरफ हेवुड ने ध्यान दिया। तो मैं इस हेवुड के इस काम को मैं बहुत सिग्निफिकेटरी मानता हूँ। ये सोशल सॉलिडारिटी या नेशनल इंटीग्रिटी फर्स्ट, सेकेंड वन इज इसको स्वतंत्रता के साथ जोड़ के देखते हैं, और तीसरा कहते हैं इससे सोशल डिप्राइवेशन को इसको चुनौती मिलती है। अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है समाज कल्याण के डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी जो सोशल वेलफेयर है उससे जुड़े टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आप जो सभी टर्म्स को देख रहे हैं, और इन सारे टर्म्स का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अर्थ भी है। तो इन सारे टर्म्स को हम देख के समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच क्या एक तरह से डिफरेंसेस है। पहला टर्म है सोशल सर्विसेज, यानी कि सामाजिक सेवा। दूसरा टर्म है सोशल वेलफेयर सर्विसेज, यानी सामाजिक कल्याण सेवाएं। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा। चौथा है सोशल वर्क, यानी सामाजिक कार्य। और पांचवा है सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण। तो ये पांचों टर्म के बीच क्या अंतर है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे आगे के स्लाइड में। देखिए सोशल सर्विस क्या होता है, यानी सामाजिक सेवा क्या होता है। सोशल सर्विस का शाब्दिक अर्थ है हेल्पिंग द हेल्पलेस, यानी जो जरूरतमंद है उसको जब आप मदद करते हैं तो वो सामाजिक सेवा के दायरे में आता है। हो सकता है वो स्वैच्छिक हो सकता है आपका कोई लोभ ना हो, आप सिंपली आप उसका जाके मदद कर रहे हैं। Thus the term social service used to denote given help by volunteers to an individual or group at the aim of need or to enhance the welfare। तो उसका दो उद्देश्य, मान के चलिए स्वैच्छिक रूप से मैं किसी व्यक्ति की या किसी समूह की मदद कर रहा हूँ, और मेरा सिंपल है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लाभ प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि कल्याण में अभिवृद्धि हो, जो व्यक्ति हीन है, जो व्यक्ति खराब हालत में है, उसके लाइफ जो है बेटरमेंट हो, और विदाउट एनी प्रॉफिट ओरिएंटेशन। मेरा कोई लाभ का अभिमुख नहीं है, मैं कोई लाभ या लोभ की धारणा से काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो कीवर्ड्स है वही हेल्पिंग द हेल्पलेस, जो जरूरतमंद है उसको आप मदद कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के अंदर है। दूसरा जो है वो है सोशल वेलफेयर सर्विसेज, सामाजिक कल्याण सेवाएं। अब देखिएगा केवल बीच में एक टर्म आ गया वेलफेयर। सोशल सर्विसेज आर द सर्विसेज मीन्ड फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन, whereas social welfare services are designed for the weaker section of society और services for particular group of people। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो सामाजिक सेवा है वो आप नॉर्मल पॉपुलेशन को, सामान्य किसी भी जनसंख्या को दे सकते हैं। मान के चलिए हम दो दोस्त हैं और आज आपको जरूरत पड़ी मेरी, तो मैं आपको सर्विस दे दिया, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है सोशल वेलफेयर सर्विस या वेलफेयर टर्म का क्या आशय है कि वेलफेयर आप उसी को दीजिएगा जो समाज का वंचित तबका होगा, जो गरीब गुरबा होगा, जिसको जरूरत है आपके मदद की। तो इन दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर यही है। सोशल सर्विस में आपने क्या देखा, क्या है? सोशल सर्विस में है कि जनरल आप मदद कर रहे हैं, और सोशल वेलफेयर सर्विस में क्या है कि आप विशेष पॉपुलेशन को मदद कर रहे हैं, नीडी पर्सन को मदद कर रहे हैं, और पर्टिकुलर ग्रुप को मदद कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज का समूह हो, चाहे वो जो है आप कह सकते हैं कि मतलब हेल्प लेने वाले लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनका समूह है, आप उनको मदद कर रहे हैं। दैट इज नोन एज सोशल वेलफेयर सर्विस। थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। इट इज सिक्योरिटी दैट रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। जो सामाजिक सुरक्षा है समाज के बहुत जरूरतमंद तबके तक को मिलती है, जैसे ओल्ड एज, फिजिकली चैलेंज्ड, विडो, मैटरनिटी केयर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके लिए जैसे आप सरकार की बहुत सारी योजनाओं को देखिएगा, जो पेंशन से जुड़ी योजनाएं हैं, विधवाओं को देने के लिए योजनाएं, विडो के लिए है, वो सब हम सोशल सिक्योरिटी के अंदर लिखते हैं। क्योंकि समाज में हमें उन्हें सुरक्षा देना है, उनके पास कुछ हेल्प नहीं है, तो सरकार कुछ उनको मतलब पैसे, कुछ उनको एक मासिक तौर पे कुछ
जो है वो वजीफा देके जो है उनको मदद करती है, उनको सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट वन इज सोशल वर्क। सोशल वर्क इज हेल्प द हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्फ। मदद करिए हेल्पलेस का ताकि वो खुद की मदद कर सके। इट इज ए मेथड और प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज और स्किल टू असिस्ट द इंडिविजुअल, ग्रुप्स, communities, and main purpose is to enhance their social functioning capability and capacity। जो सोशल वर्क है ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं कि पेशेवर है, वैज्ञानिक है। आप देखिएगा इंडिया में बहुत जगह मास्टर्स इन सोशल वर्क पढ़ाया जाता है। मतलब इसमें आप क्या है कि आप वो सारे काम करते हैं लेकिन ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करते हैं, ज्यादा स्किल्ड तरीके से करते हैं। आपको ट्रेनिंग मिलती है इसको करने की, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं इसमें। आप जो है आप अपने मतलब जिस समूह में आप काम कर रहे हैं वहां से आप जॉब ओरिएंटेशन निकालते हैं। तो ये ज्यादा पेशेवर और ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो है आज के समय के हिसाब से ज्यादा फिक्स टर्मिनोलॉजी है। लास्ट वन इज सोशल वेलफेयर। फाइनली सोशल वेलफेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू एनहांस स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। ये लाइफ और हेल्थ के बेहतर कंडीशन को बढ़ावा देने के लिए ये जुड़ा हुआ है। हेयर द मेन पर्सन इज टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है कि जरूरत और जो उपलब्ध संसाधन है उनके बीच आप कैसे बैलेंस क्रिएट करें, किस तरह से जो है वो संतुलन क्रिएट करें। तो इस लिहाज से जो है इसको देखे जाने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक कल्याण से जुड़ा दो उपागम क्या है। जब भी हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो उससे जुड़ा दो उपागम है जिसको देखने की बहुत ज़रूरत है। एक है रेजिडुअल और एक है इंस्टीट्यूशनल, यानी अवशिष्ट, और दूसरा है संस्थागत। अवशिष्ट उपागम ऐसा मानता है कि सामाजिक कल्याण संबंधी संस्थाओं को तभी सामने आना चाहिए जब सामान्य संरचना जैसे परिवार और बाजार की अधोन्नति हो जाती है। जैसे परिवार अगर डिक्लाइन हो गया, परिवार समाप्त हो गया, या बाजार किसी कारण से क्राइसिस में चला गया, तभी सामाजिक कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को बाहर आना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक काम करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए। वो ये मान के चलता है रेसिजुअल जो अप्रोच है, जो अवशिष्ट उपागम है। दूसरा जो अप्रोच है वो संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल, और जो मान के चलता है कि लोक सेवाओं को एक सामान्य स्थिति मानता है। जो लोक सेवा है, जो पब्लिक सर्विसेज है, वो एक सामान्य स्थिति है और आधुनिक औद्योगिक समाज का एक प्रमुख कार्य है। यानी जो भी हम कर रहे हैं वो एक नेचुरल काम है, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो है सोसाइटी है वो एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का ये परम काम है कि वो समाज सेवा को बहाल करे, तो उसका ये परम काम है कि वो इस तरह के कार्य को और आगे बढ़ाएगा और इसको जो है एक गति प्रदान करेगा। तो सामाजिक कल्याण से जुड़े दोनों उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअल और इंस्टीट्यूशनल। रेजिडुअल मतलब तभी सामाजिक कल्याण की संस्थाएं आगे आनी चाहिए जबकि स्टेट और दूसरा बाजार दोनों ही फ्लॉप हो जाता है, और जबकि संस्थागत कहता है कि नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो का एक जनरल फंक्शन है कि वो सामाजिक सेवा करे, और वो कोई नया नहीं है, बहुत नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये सामान्य सी चीज़ है। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक कल्याण संबंधित जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, वो क्या क्या है। हम जानते हैं हमारे समाज में हमारे संविधान के अंदर खास तौर पे जब आप अंबेडकर को सुनेंगे, बाबा साहब अंबेडकर को, तो उन्होंने कहा भी था कि समाज का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है लोगों को। तो कल्याण का तो पूरा मंतव्य हमारे समाज की मूल आत्मा में है। चाहे आप प्रस्तावना को देख लीजिए, प्रस्तावना के अंदर भी ये शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये जो पक्ष है समाज कल्याण का वो आपको दिखेगा समाज के एक मतलब संविधान के अलग अलग पन्नों पे अलग अलग डिफाइंड तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी बहुत जो आप कहेंगे सिग्निफिकेंट है क्या नहीं है वो नहीं है, लेकिन वो है। खासतौर पे हम बारी बारी से बात करें कि कहाँ कहाँ सामाजिक कल्याण के दर्शन हमें संविधान के अंदर दिखाई पड़ते हैं या हम महसूस करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जहाँ दिखाई पड़ता है वो है मौलिक अधिकार का जो सेगमेंट है। अगर आप मौलिक अधिकार को देखेंगे तो मौलिक अधिकार में खासतौर पे जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी मतलब जो समानता का अधिकार है,
वो अपने आप में सामाजिक कल्याण के जो गूढ़ मतलब चिंता है, जो गूढ़ समझ है, जो प्रतिबद्धता है, उसको बहुत बल प्रदान करता है। आप अब देखिए राइट टू इक्वालिटी ऐसे अमूमन आर्टिकल 14 टू 18 तक है, लेकिन 14 टू 18 में विशेष रूप से इससे जुड़े जो 3 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16 और 17, ये सभी जो है कहीं न कहीं सोशल वेलफेयर के दावों को पुख्ता करने की कोशिश करता है। हम बारी-बारी से देख सकते हैं इससे जुड़े आर्टिकल्स को और उसमें निहित शब्दों को। जैसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो ये मान के चलता है कि कैसे राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि हमारा कानून ये कहता है कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है। ऐसा नहीं है कि आप जो है औद्योगिक घराने से आते हैं तो कानून आपको अलग तरीके से डील करेगा, और आप गरीब गुरबा और समाज के सामान्य वर्ग हैं तो कानून आपको अलग डील करेगा। दोनों के लिए एक समान सज़ा है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि व्यवहार में तो ऐसा नहीं दिखता। व्यवहार में हमें दिखता है कि गरीब गुरबा जो है वो कानून के शिकंजे में कसता रहता है, पिसता रहता है, लेकिन समाज का जो प्रभुत्व वर्ग है, दौलतिया वर्ग है, जिसके पास नेम है, फेम है, वो पैसे देके जो है वो बड़ी हो जाता है। वो उसका व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन कानून कभी नहीं कहता आपका कानून हमेशा कहता है कि कानून के नज़र में जो है हम लोग एक समान हैं। मतलब जो एलीट तबका है वो भी, और जो सामान्य तबका है वो भी, दोनों एक समान है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, जब हम कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता, तो एक दूसरा देश भी है फ्रांस। फ्रांस के जब आप कानून को देखेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है। फ्रांस में ऐसा है कि अगर आप समाज के वंचित तबके हैं, अगर आप गरीब हैं, गुरबे हैं, किसान हैं, देहात से हैं, मज़दूर हैं, बेरोज़गार हैं, तो कानून आपको अलग तरह से डील करेगा। और अगर आप संपत्तिशाली हैं, दौलतिया हैं, आप अभिजात्य हैं, आप जो है वो एलीट तबके से हैं, तो कानून आपको अलग तरीके से डील करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, भारतीय संविधान कतई ऐसा नहीं कहता। भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 14 में उन प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करता है, उन प्रतिबद्धताओं को और री-स्ट्रेंथन करता है कि कैसे विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही टर्म हमने एक ब्रिटेन से और एक यूएसए से लिया है, लेकिन दोनों का कैसे एक तरह से मेल मिलाप किया और कैसे हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य समाज कल्याण के जो निहित उद्देश्य हैं, जो निहित सब्सटैंटिव उसका मीनिंग है, उसको फुलफिल करें। आर्टिकल जो 15 है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, सेक्स, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मतलब आप अगर पुरुष हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार, और स्त्री है तो अलग व्यवहार नहीं कर सकता। आप गोरे हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार, और आप श्यामल हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता। आप जो है खास जाति से आते हैं, उच्च जाति से आते हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार, और तथाकथित रूप से अगर आप समाज की पिछड़ी जाति से आते हैं तो अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। खास तौर पे हमारा संविधान ऐसा नहीं करने की जो है मतलब एक हाइपोथेसिस देता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं चूँकि फंडामेंटल राइट में है, मौलिक अधिकार में है, तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो सज़ा का भी प्रावधान होता है, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है, न्यायोचित है। अगर हनन होने पे आप न्यायालय में जा सकते हैं इसके लिए। तो आर्टिकल 15 एक तरह से एक सामाजिक कल्याण के अलग दायरे को निर्देशित करता है। आप देखिए वो ऐसा दायरा है जो कि रिजर्वेशन के थ्रू और मजबूत होता है। वो ऐसा दायरा है जो समाज में उनको एंटाइटलमेंट के थ्रू फुलफिल होता है, लेकिन एक बड़ा दायरा है। तो उस लिहाज से उसको समझने की ज़रूरत है आर्टिकल 15 को। हालाँकि उसमें कुछ जो है वो भी है कि
बच्चों के मामले में या महिलाओं के मामले में अपवाद भी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल है कि आप जो है धर्म, जाति, स्थान, जन्म स्थान, सेक्स, ये सब के बेसिस पे जो है आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 16 जो है वो कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जो रोजगार है, जो एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब, इसमें समानता की बात करता है। यानी सब लोग एक समान होंगे, एक एग्जाम है, आप सब लोग बैठेंगे और एक निष्पक्ष तरीके से फेयरनेस के प्रोसेस के साथ आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन आप बोलेंगे लेकिन रिजर्वेशन जो है सो, तो संविधान ने 16(3) में और 16(4) में ये कहा है कि समाज का जो कुछ तबका है, जो वंचित तबका है, उसके लिए आरक्षण का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये अपने आप में जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आर्टिकल 16 भी। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि यही अंबेडकर की पीड़ा का एक महत्वपूर्ण विषय था। अंबेडकर जिस समाज में आए थे, उस समाज में उन्हें बहुत अधिक अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। गांधी इसके खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के। तो उनके साथ सभी लोगों के सपनों को, उनके विजन को संविधान ने स्थान दिया और कहा कि समाज में जो ये अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसको हमें समाप्त करना है। और उसके लिए कड़े कानून बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था अनटचेबिलिटी करता है, छुआछूत करता है जाति के आधार पे, आपके कलर के आधार पे, तो आपको जो है वो उसमें विशेष जो है सजा का प्रावधान है। तो इसके मार्फत भी हम सामाजिक कल्याण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखें 14 से 16, 17 तक का प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट है, एक दूसरा सेक्शन जो है आपके संविधान का वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विस्तार से सामाजिक कल्याण के प्रावधानों पर लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, और इसके प्रोविजंस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के डॉक्यूमेंट को बहुत मजबूत आधार प्रदान करता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि डीपीएसपी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है वो 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और फंडामेंटल राइट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, ये भाग जो है 4 में है, और फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट जो है हमने यूएसए से प्रेरित होके बनाया है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से प्रेरित होके बनाया है। तो जो आर्टिकल है 36 में चूंकि राज्य को परिभाषित किया गया है तो विशेष नहीं है। आर्टिकल 38 से जो है डीपीएसपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो विस्तार से जो है लोक कल्याण के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल 38 कहता क्या है? आर्टिकल 38 हमारे संविधान का कहता है कि राज्य जो है वो क्या करेगा, सामाजिक लोक कल्याण की को अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है ये प्रयास करेगा, उसको बढ़ावा देने के दिशा में ये काम करेगा। यानी राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी सभी संस्थाएं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने में जुड़ी हुई है उसको संरक्षण करना, और इससे लोक कल्याण को क्या होगा, उससे बढ़ावा दिया जाएगा, लोक कल्याण उससे बढ़ेगी, उससे और सशक्त होगी। तो आर्टिकल 38 जो है एक तरह से लोक कल्याण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप देखें तो। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 38 के बाद देखेंगे तो आर्टिकल 39 भी कहीं ना कहीं लोक कल्याण को अभिवृद्धि करता है। जैसे आर्टिकल 39 में एक आर्टिकल कहता है कि धन का आपको केंद्रीकरण नहीं करना है,
क्योंकि धन का जहाँ केंद्रीकरण होगा तो अब सामाजिक और कल्याण बढ़ेगा, तो समाज के कल्याण के लिए आप केंद्रीकरण ना करें धन का। दूसरा, आर्टिकल 39D जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान काम के लिए एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 39D भी अपने आप में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है कि जैसे आपने देखा आर्टिकल 15 कह रहा था कि आप जाति, धर्म, लिंग, सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। उसी चीज को 39D भी प्रमोट कर रहा है कि एक ही काम के लिए स्त्री और पुरुष को एक समान वेतन दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा। आर्टिकल 39 का जो एक अलग से बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 39A भी डाला गया, और 39A जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया है। ये अगर आप देखेंगे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो 39A आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा है, और आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, और ये भी अपने आप में लोक कल्याण को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर आप 39A को देखेंगे तो वो कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आप जानते हैं कि कानून की जो प्रक्रिया है वो कितनी महंगी है हमारे देश में, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि एक आम गरीब गुरबा जो है उस कानून के पछड़े में न फंस के जो है वो अपना सारा जमीन, अपना सारा जायदाद, अपना सारा प्रॉपर्टी सब कुछ गवा देता है। तो उसके लिए न्याय कितना सुलभ हो, कितना फ्रेंडली हो, कितना जो है वो डिफरेंट ऑब्स्टिकल से हीन हो, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है इसको बढ़ाए जाने की जरूरत पे उसको जो बल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अगर आप डीपीएसपी में ही देखें 39A के बाद जो आर्टिकल बहुत मुस्तैदी के साथ इसको बढ़ाने की बात करता है वो है आर्टिकल 41। और आर्टिकल 41 जो है, जो कहता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, टू एडुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार। तो जैसे ही आप काम का अधिकार की मांग कर रहे हैं, आप लोक कल्याण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप शिक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं, आप जो है पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं। जैसे ही आप कह रहे हैं कि पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता को बढ़ावा देंगे, आप जो है लोक कल्याण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो लोक कल्याण को बढ़ाने में आर्टिकल 41 इसके डिफरेंट प्रोविजंस भी जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हमेशा नज़ीर के तौर पे प्रस्तुत किया था। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हैं, वहां पे भी आर्टिकल 41 से जो है वो क्वेश्चंस आते रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 42 है, जो एक दूसरे संदर्भ में लोक कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी जो मजदूर काम कर रहे हैं किसी जगह पे, उन्हें जस्ट और ह्यूमन कंडीशन मिले, यानी कि उन्हें न्यायोचित और मानवीय जो है परिस्थिति मिले। मतलब अगर आप मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ रोशनदान होनी चाहिए, वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे जो है बेहतर टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे अगर कोई हैजार्ड हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उससे निपटने के लिए जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ में एक तरह का लीव भी होना चाहिए नियत समय पे, कोई मतलब फेस्टिवल है, कोई दूसरी परिस्थितियां हैं, तो उसमें भी लीव होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं गुड वर्किंग कंडीशन और ह्यूमन कंडीशन। तो ये सारा कुछ जो है आर्टिकल जो है 42 इसको डील करता है। और उसके साथ साथ कहता है मैटरनिटी रिलीफ भी, यानी कोई अगर महिला मजदूर जो है वो गर्भवती हैं तो उसको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव भी मिलना चाहिए। तो अभी जो है 6 महीने का हो गया है, पहले स्टार्टिंग में कम था। तो ये भी एक तरह से लोक कल्याण को बढ़ावा दे रहा है। जब आप इस तरह के प्रावधानों के साथ आते हैं, इस तरह के प्रावधानों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज definitely article is 46, and article 46 actually tells about the promotion of educational and economic interest of SC, STs and other weaker section। यानी जो आपका अनुच्छेद 46 है वो एक अलग संदर्भ में वर्णन कर रहा है, और वो कहता है कि जो समाज के अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको शैक्षणिक और आर्थिक लाभ जो है वो लोक कल्याण के तहत इसमें दिया जाएगा। साथ ही जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर तबका है,
उसको भी जो है इसमें आर्थिक लाभ जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे हम इसमें बात जो है वो करते हैं। अगला जब आप बढ़ते हैं तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मान के चलिए ये संविधान में भाग 16 में अगर आप देखें आर्टिकल 330 से 342 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन किया गया है 330 से 342 उसमें कई आर्टिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे आर्टिकल जो है वो 330 है। 330 ये सब रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। 330 जो है वो क्या कहता है? 330 कहता है कि लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी ये कह रहा है लोकसभा में SC ST को स्थानों का आरक्षण, यानी जितना आप देख रहे हैं कि सीट्स का आरक्षण है SC ST को लोकसभा में, ये आर्टिकल 330 के साथ निकल के आता है। दूसरा आर्टिकल जो 331 है वो भी इम्पोर्टेंट है। और 331 क्या कहता है? 331 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को स्थानों का आरक्षण। तो जब आप SC ST को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आप एंग्लो इंडियन को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप लोक कल्याण के जो दावे हैं, जो हमारा एक तरह का प्रतिबद्धता है, उसको आप लेके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो उस अर्थ में देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 332। 332 क्या कहता है? ये कहता है स्टेट असेंबली में, ये कहता है स्टेट असेंबली में SC ST को स्थानों का आरक्षण, यानी 330 कहता है लोकसभा में SC ST को स्थानों का आरक्षण, और 332 कहता है राज्य के विधानसभा में SC ST को स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 333 फिर क्या कहता है कि जो राज्यसभा है, स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली में फिर एंग्लो इंडियन को, ठीक है, एंग्लो इंडियन को जो है स्थानों का आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 333 कहता है, यानी 31 कह रहा है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को, और 33 कर रहा है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 334, और 334 जो आर्टिकल है वो कहता है क्या? वो कहता है कि आरक्षण को, शुरुआती तौर पे अगर देखिए तो ये एक बहुत, इस पे काफी विवाद होता है इस आर्टिकल पे। आर्टिकल 334 को याद रखना है कि आरक्षण को हम 10 वर्षों तक रखेंगे। जैसे आजाद जब संविधान बन रहा था तो कहा गया था कि हम स्टार्टिंग में 10 वर्ष तक रखेंगे, और इसे बढ़ा के हम 10-10 वर्ष करते जा रहे हैं। तो जो है ये अभी तक चल रहा है, तो अभी भी है कि हर 10 वर्ष में इसको बढ़ा दिया जाता है। तो आरक्षण, तो इसमें समाज में जो आरक्षण जिन वर्गों को नहीं मिलता है वो इस खास प्रोविजन का आलोचना करते हैं, और कहते हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। इसे हर 10 साल जो है पॉलिटिकल गेन पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसको आगे बढ़ाते जा रही है, और इसका कोई मतलब नहीं है इसको इतना आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आर्टिकल 335। और 335 क्या कहता है? 335 कहता है कि पब्लिक सर्विसेज प्लस पदों के लिए SC ST का दावा, यानी आप देखते हैं UPSC और बाकी जगह जो राज्य PCS सेवाएं हैं उसमें जो SC ST को आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 335 के साथ वो जुड़ता है। तो इसको उसके साथ जोड़ के देखे जाने की जरूरत है, और इसमें भी बहुत विवाद होता है। अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसके उसमें EWS का भी आरक्षण लाया है। तो इस तरह से जो सेवाओं में आरक्षण है नौकरी के लिए खासतौर पे, ये 335 के अंतर्गत इसमें समाहित है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 जो है वो महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 338 कहता है कि कैसे जो है हमें नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर SC यानी कि अनुसूचित जाति से जुड़ा आयोग, राष्ट्रीय आयोग का
गठन किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 338 कहता है ये, ठीक है। और उसके बाद में बना है 338 का ए, ये कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी, यानी पहले क्या था कि 38 वाला जो नेशनल कमीशन ऑफ एससी है उसमें एससी में ही एसटी का भी शामिल था। बाद में अलग से संविधान संशोधन करके जो है 338 भी जोड़ दिया गया। और 338 फिर क्या कह रहा है कि एक अनुसूचित जनजाति के लिए, जो जनजाति जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए जो है अलग से कमीशन का गठन कर दिया गया और आर्टिकल 338 ए के तहत जो है उसका प्रावधान किया गया। अगला आर्टिकल है 339 और आर्टिकल 339 जो है वो कहता है सिंपली कि कैसे जो एससी एसटी के प्रशासन और कल्याण, देखिए वेलफेयर आ गया टर्म, एससी एसटी के प्रशासन और कल्याण से जुड़ा जो है विस्तृत संदर्भ में बहुत विस्तार से ये रखता है, चीज़ों को विस्तार से बताने की कोशिश करता है आर्टिकल 339। तो अगेन दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसको याद रखना चाहिए। आर्टिकल 340 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 340 जैसे आपने देखा कि 338 में क्या था कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग, 338 ए में क्या था, अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग। तो उसी तरह आर्टिकल 340 जो है ये भी महत्वपूर्ण है और ये कहता है कि पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए जो है आयोग होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 341 जो है 341 कहता है कि एससी को, जो एससी हम टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के अंदर कौन कौन सी जाति होगी उसका विस्तार से, उसके बारे में किस किस एरिया के लोग होंगे, वो उनका खान पान कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, हम किसको अनुसूचित जाति के अंदर रखे ना रखे, उस पूरे डेफिनेशन को विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। उसी तरह आर्टिकल 342 जो है वो जो है एसटी को, यानी अनुसूचित जनजाति को पूरे डिफाइंड करता है, किस एरिया में रिसाइड करेगा वो, किसको हम अनुसूचित जनजाति कहेंगे, उसके लिए क्या क्या और प्रोविजंस होंगे, मतलब पूरा ये आर्टिकल उस पूरे पोर्शन को ही डिफाइन करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संविधान कितना विस्तृत रूप से इन सारे प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है, कितने डिटेल प्रोविजंस में इनके बारे में बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि संविधान के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो सब इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे आप देखिएगा मैटरनिटी से जुड़ा एक्ट है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो वर्कर मजदूरी करता है उससे जुड़ा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं लोक कल्याण को अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है और ये सरकार के जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसका ये पार्ट है। जैसे कि कितने उम्र तक के बच्चों को काम करने का अधिकार है, एडोलसेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, जो एडल्ट है वो क्या है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, तो बच्चों से जुड़ा है। वैसे महिलाओं से जुड़ा व्यापक अधिकार की बात की गई है, उसमें कर्मचारियों से जुड़ा, एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ अधिकार की बात की गई है, ट्रेड यूनियन से जुड़े अधिकार की बात की गई है। तो ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को जब आप देखिएगा तो विस्तार से इन सारे कानूनों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा किया है ना। तो इस तरह से उसको देखे जाने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके साथ इसको देखने की जरूरत है। भारत में 1985 में लोक कल्याण संबंधी मंत्रालय का गठन किया गया और 1998 में इस मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ लोक कल्याण संबंधित विषयों पर नीति और कार्यक्रम बनाने के कार्य के लिए ये उत्तरदायी है। वर्तमान में मंत्रालय वंचितों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बना रही हैं, जैसे एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जब आप जाएंगे कभी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के वेबसाइट पे तो उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी और सरकार उस दिशा में बहुत सशक्त रूप से काम कर रही है। कई बार सरकार
डिफरेंट एनजीओज़ को भी जो है उन उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहती है, ताकि सोसाइटी का जो वो तबका है जो जिसो जो जो रियली सोशल सिक्योरिटी के लाभ के लिए चाहता है, उसे उसका लाभ मिल सके। आगे हम देख रहे हैं कि सामाजिक कल्याण और कल्याणकारी राज्य, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है। एक कल्याणकारी राज्य सरकार से संबद्ध ऐसी संकल्पना है जहां राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक सामाजिक कल्याण, संरक्षण और प्रोन्नति के लिए प्राथमिक भूमिका निभाता है। यानी कल्याणकारी राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जहां नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, प्रोन्नति, इसकी चिंता केंद्र में होती है। तो वो उस लिहाज से आप कल्याणकारी राज्य को देख सकते हैं। यह अवसरों की समानता, संसाधनों का एक समान वितरण और लोक उत्तरदायित्व का पालन करता है। यानी एक समान संसाधनों का वितरण होना चाहिए, एक समान अपॉर्चुनिटी का वितरण होना चाहिए और एक समान लोक उत्तरदायित्व का पालन होना चाहिए। ये भी लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। समाजवादी विचारक टी.एच. मार्शल के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत लोकतंत्र, कल्याण और पूंजीवाद तीनों सम्मिलित है। यानी इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें वेलफेयर है और इसमें कैपिटलिज्म है। ये तीनों मिलता है तो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। 90 के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे देशों में राज्य लोक कल्याण प्रावधानों की शुरुआत की गई और इसी संदर्भ में जर्मनी पहला लोक कल्याणकारी राज्य था। बिस्मार्क पहली बार सोशल इंश्योरेंस स्कीम लेकर आते हैं और सामाजिक कल्याण की अवधारणा को एक नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत लोक कल्याण राज्य की संकल्पना को अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के द्वारा अपनाया गया और इसी तर्ज पर यूके और यूएसए में लेबर पार्टी का भी उदय होता है, जिसने सामाजिक लोक कल्याण की संकल्पना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है, अगर आप देखें वैसे भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है क्योंकि उसके उसके साथ ही बहुत सारे कंट्रीज में नए नए पॉलिटिकल पार्टीज का उभार हो रहा था। यूके में, यूएसए में दोनों जगह लेबर पार्टी बन रही थी जो श्रमिकों के हितों के लिए काम कर रही थी। तो और उनका उनका डायरेक्ट वहाँ के कंजर्वेटिव और दूसरी पार्टियों के साथ जो है मुकाबला था। तो उन्होंने वहाँ की पॉलिसी में जोर जान लगा के जो है वो कोशिश की कि श्रमिकों के लिए कैसे नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़े लोगों के लिए नीतियाँ कैसे जो है और प्रोन्नत और बहुत पुष्ट नीति बन के आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ नाटकीय परिवर्तन भी होता है। 1917 की रूस की क्रांति ने निजी संपत्ति का उन्मूलन किया और संस्थागत राज्य नियंत्रित केंद्रीकृत नियोजन और राज्य नियंत्रित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाने लगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका ने महान आर्थिक मंदी से पहले तक इस दिशा में कुछ विशेष नहीं किया था। उसके बाद रूजवेल्ट के द्वारा आपदा रिलीफ मापन की शुरुआत हुई। जैसे ही आर्थिक मंदी आती है, रूजवेल्ट जो है वो डिजास्टर रिलीफ मेजरमेंट की शुरुआत करते हैं। महान आर्थिक मंदी के समय लोक कल्याणकारी राज्य को पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में देखा। एक तरफ कैपिटलिज्म है, दूसरा तरफ कम्युनिज्म है, उनके बीच मिडिल मार्ग के रूप में जो है वो सोशल वेलफेयर को देखा गया। यूके में आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत 1911 में डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा शुरू की गई थी। उनके द्वारा शुरू की गई योजना राष्ट्रीय बीमा प्रणाली की शुरुआत के समय में और बाद में इटली के द्वारा और इसे विस्तारित किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ये उसके आगे बढ़ने का। एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जरूर से आपको याद रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये है बेब्रिज रिपोर्ट, 1942 का ये रिपोर्ट है और यूके के सामाजिक कल्याण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ये रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए एक सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रावधान को प्रस्तावित करता है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए इस रिपोर्ट में पालने से कब्र तक, क्रेडल टू ग्रेव शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक के पूरे जीवन को सामाजिक कल्याण के दायरे में रखा गया, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। और इस रिपोर्ट में ब्रिटेन ने
5 प्रकार के शत्रुओं से लड़ने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पद्धति की बात की, यानी एक ब्रॉडर जो है सोशल सिक्योरिटी पद्धति सिस्टम लाने की बात की ब्रिटेन ने, और कहा कि 5 प्रकार के शत्रु हैं, यानी इविल जो है वो 5 प्रकार के इविल हैं। पहला इविल के बारे में उन्होंने कहा, जो इविल है वो डिजीज है, बीमारी है, बीमारी से लोग मर रहे हैं बड़ी तादाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय है, आप देख सकते हैं कि तो उस समय जो है बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं बीमारी से। दूसरा है गंदगी से, स्क्वेरल से मर रहे हैं। थर्ड वन इज अज्ञानता से मर रहे हैं। एंड फोर्थ इज इडलनेस, यानी आलस्य से मर रहे हैं। एंड फिफ्थ वन इज वांट, यानी बहुत जरूरत है उनकी, वो गरीब तबका है उससे मर रहे हैं। तो इनसे लड़ने के लिए क्योंकि जिसकी जो अमीर तबका है वो और जरूरत उसकी है, और जरूरत है, जब उसकी जरूरत की पूर्ति ही नहीं होगी तो समाज में गरीब को फिर क्या मिलेगा। तो उनको इक्वल बैलेंस करने के लिए यहाँ वांट को जो है एक तरह से निगेटिव टर्म में यहाँ प्रस्तुत किया गया, जो जिसमें जो क्षुधा का भाव है, लोभ का भाव है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो है संपत्ति या धन के बंटवारे का भाव नहीं। तो ये 5 रिपोर्ट जो टर्म यूज किया गया, हमेशा याद रखिएगा आप, डिजीज, स्क्वेरल, इग्नोरेंस, इडलनेस, वांट। एक बार सिविल सेवा की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में भी ये पूछा गया था, ये 5 टर्म में कि से किस रिपोर्ट के अंतर्गत ये लाया गया था। तो बेबरेज रिपोर्ट का ये पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया था। संदर्भ में यूके और अमेरिका में लेबर पार्टी का उभार और लोकतांत्रिक दल के रूप में सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों का सामाजिक कल्याण में गहरी आस्था थी और वो सभी उपनिवेशवादी शक्तियों से पीड़ित थे तथा आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। खासतौर पे जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे वो सभी कॉलोनियल जो सिस्टम थे उसके शिकार थे, तो वो पीड़ित थे उससे, और वो सब सोशल वेलफेयर चाह रहे थे, वेलफेयर के नए टर्म्स चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सोशल वेलफेयर उनको मिले। 1949 के उत्तर में आधुनिक उदारवादी, जिसको समतावादी कहते हैं, इगेलिटेरियन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इगेलिटेरियन, सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी कि सोशल डेमोक्रेट कहते हैं इसको, और अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव। 1945 के उत्तरार्ध में इन तीनों ने, सोशल डेमोक्रेट ने, इगेलिटेरियन ने और अनुदारवादी, सबने क्या किया था कि ये जो सामाजिक कल्याण की अवधारणा है उसको सपोर्ट किया था, उसको प्रोन्नत करने का काम किया था। 1980 और 90 के दशक में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आर्थिक उदारीकरण ने भी गति प्रदान किया। इसमें मार्गरेट थ्रेचर और रीगन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और यही कारण है कि भूमंडलीकरण के युग में सामाजिक कल्याण की विचारधारा एक नए अवतार के रूप में भी दिखाई पड़ती है। अब राज्य के स्थान पर जो है बाजार, निजी डोनर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां इस रूप में प्रमुख स्तंभक के रूप में थी। यानी पहले कल्याण की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? स्टेट के ऊपर अकेले थी। अब जो है स्टेट के साथ जो है मार्केट भी आ गए हैं, प्राइवेट डोनर भी आ गए हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी भी आ गई है। तो सब मिलके जो है अब ये कल्याण की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो है इसे प्रोन्नत करने की कोशिश करें। पहले केवल एक क्या था? स्टेट था। सामाजिक कल्याण प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं? पहला सिद्धांत ये हो सकता है कि सामाजिक कल्याण एजेंसियों के उद्देश्य और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि इसका कार्यक्रम वास्तविक जरूरतों पर आधारित होता है। यह स्कोप और क्षेत्र सीमित होता है, मतलब जिस एरिया में आपको करना, आपको एजुकेशन में करना, आपको एग्रीकल्चर में करना, आपको डिजास्टर में करना, आपको ओल्ड एज के लिए करना है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है लेकिन बहुत विस्तृत है। इसकी एजेंसी को ठोस रूप से संगठित होना चाहिए। इसके अंतर्गत नीति निर्माण और कार्यपालन के बीच अंतर होना चाहिए, यानी निर्माण और कार्यपालन में अंतर होना चाहिए। किसी संगठन के अंतर्गत आदेश की एकता, सभी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय, इकाई और स्टाफ सदस्य होने चाहिए। इसके अंतर्गत सामाजिक समता और मानव समुदाय के प्रति सेवा का भाव भी होता है। इसमें वार्षिक बजट और पर्याप्त अकाउंटिंग प्रणाली को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और बहुत सारी प्रवृत्तियां भी है सामाजिक लोक कल्याणकारी की, और इन प्रवृत्तियों को देखें तो विलिंस्की और लियोक्स ने कहा है। पहला है औपचारिक संगठन, जहां आपको वेलफेयर करना है वहां आपको संगठन औपचारिक होना चाहिए। सोशल स्पॉन्सरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, कोई निजी लाभ का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। फंक्शनल जनरलाइजेशन होना चाहिए, सबको कार्यों का बंटवारा यानी होना चाहिए। एंड डायरेक्ट
कंसर्न विथ ह्यूमन कंजम्पशन भी होना चाहिए, यानी कि जो मनुष्य का ज़रूरत है उसके दिशा में जो है इसका कंजम्पशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने विस्तार से देखा है आज की कक्षा में कि सोशल वेलफेयर जो एक थीम है अब वो कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे बेबरिज रिपोर्ट में ये और खुल के आता है। सोशल वेलफेयर से जुड़े जो डिफरेंट टर्मोलॉजीज है, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सर्विस है, सोशल वेलफेयर सर्विस है, कि इन सब में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इन सबको आज हमने आपको विस्तार से बताया। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा होगी एक थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। जब आप पॉलिसी पढ़ते हैं तो आपको जो है पॉलिसी और पॉलिसी के साथ वेलफेयर का जो कनेक्शन है वो हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।